बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयोडीन। इससे पहले हम फास्फोरस और लौह खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन एक मुख्य खनिज लवण है जो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये शरीर में जो हमारे शरीर में मुख्य ग्रंथि पाई जाती है, चुल्लिका ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, उसके कार्य के लिए आयोडीन बहुत ही अनिवार्य होता है। थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला रस होता है उसे थायरॉक्सिन बोलते हैं, और ये जो थायरॉक्सिन होता है हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाओं का नियमित करता है, मतलब उसका नियमन करता है। और यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती है। इसके कारण से क्या होता है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियां रुक जाती हैं। जैसे चुल्लिका ग्रंथि अगर आयोडीन की कमी के परिणाम स्वरूप बढ़ जाती है तो क्या होता है, गला फूल जाता है और इस रोग को घिंगा रोग कहते हैं। और अब आता है आयोडीन प्राप्ति के स्रोत कि आयोडीन हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है। तो आयोडीन प्राप्ति के स्रोत जो है मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोतों में जो समुद्र का जल होता है और समुद्र के आसपास पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है और समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ, जो समुद्र में पाया जाने वाला नमक होता है, इन सब में आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा प्याज में कुछ मात्रा में, दूध में भी आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा जल में जो हम पानी पीते हैं उसमें भी काफ़ी अल्प मात्रा में आयोडीन की मात्रा रहती है। इसके अलावा अंडे में और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं कुछ मात्रा में इसमें भी आयोडीन रहता है। इसके अलावा जो सेंधा नमक होता है, एक तो सिंपल नमक होता है और एक आयोडीन युक्त नमक होता है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें जो नमक इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, वो आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल नमक में आयोडीन मिलाया जाता है तब वो आयोडीन युक्त नमक कहलाता है, तो हमें वो नमक यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो सेंधा नमक होता है वो भी बहुत लाभदायक होता है। या तो हमें आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए। सेंधा नमक जो है प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है और उसमें काफ़ी मात्रा में आयोडीन की मात्रा होती है। अब आता है आयोडीन के कार्य एवं उसका महत्व। तो आयोडीन का जो मुख्य कार्य है वो है थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को सुचारू बनाए रखना, क्योंकि आयोडीन का मेन कार्य थायराइड ग्रंथि जो है वो अपना कार्य ढंग से कर पाए, इसके लिए उसमें मदद करता है। और आयोडीन जो होता है वो बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी सहयोग करता है। इसके अलावा अगर ये जो आयोडीन होता है वो हमारे शरीर के कोशों में होने वाली जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको भी सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद करता है। अब आता है आयोडीन की दैनिक आवश्यकता। दैनिक आवश्यकता में जो हमारे शरीर को है वो दैनिक रूप से 100 से 150 मिलीग्राम तक एक दिन में आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, एडल्ट, उनमें 20 से 25 मिलीग्राम एक दिन की आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 10 मिलीग्राम आयोडीन थायराइड ग्रंथि में ही उपस्थित रहता है। तो ये तो हुई दैनिक आवश्यकता, आयोडीन की कितनी आवश्यकता होती है एक दिन में। अब देख लेते हैं इसकी कमी से बच्चों और बड़ों में कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से जो बच्चों में रोग होता है वो कहलाता है क्रेटिनिज्म, इसे क्रेटिन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, बच्चे का शरीर जो है वो सूजा टाइप का हो जाता है और उसका मानसिक और शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध सा हो जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और वयस्कों की कमी से, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है कि उनका जो गला होता है वो फूल जाता है और पैरों में जो सूजन हो जाती है, सूजन के कारण आप देख सकते हैं स्किन कुछ जली जली इस टाइप की हो जाती है। तो आयोडीन की कमी का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो है शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है वो भी अनियमित हो जाती है। चेहरे में सूजन आ जाती है, त्वचा मोटी और खुरदरी हो जाती है। इसके अलावा आयोडीन की कमी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो प्रजनन क्षमता होती है, संतानोत्पत्ति करने की क्षमता जो होती है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चों में रोग होता है इसकी कमी से, उसे
क्रेटीन या क्रेटिन जो हम कहते हैं, और जो वयस्कों में इसकी कमी से जो रोग होता है आयोडीन की कमी से, उसे मिक्सोडिमा कहते हैं। अब देखिए विभिन्न जो भोज्य पदार्थ होते हैं, आयोडीन की मात्रा किस में कितनी पाई जाती है देख लेते हैं। तो दूध और दूध से बने पदार्थों में 40 से 100 ग्राम तक पाई जाती है। मांस में 40 से 100 ग्राम, मुर्गी के अंडे में 90 से 100 ग्राम, और अनाज में 40 से 100 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जियों में 30 से 100 ग्राम, और ताज़े फलों में 20 से 100 ग्राम तक। ये तो हुई जो हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें आयोडीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति के स्रोत, उसका कार्य और उसका महत्व, उसकी दैनिक आवश्यकता, और आयोडीन की कमी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं। तो आयोडीन हमारे शरीर का एक मुख्य खनिज लवण है, और इसकी कमी से जो है मुख्य रूप से वो घींगा रोग होता है। अगर हम अपने दैनिक भोजन में अगर सिंपल सा नमक, साधारण युक्त जो नमक, साधारण नमक होता है, जो आयोडीन युक्त नमक होता है या सेंधा नमक होता है, इन चीज़ों का हम यूज करते हैं, प्याज, कच्ची प्याज हम सलाद में खाते हैं, तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से आयोडीन की कमी नहीं होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आयोडीन। अब हम पढ़ेंगे सोडियम। अब आता है सोडियम। सोडियम जो है आवश्यक खनिज लवणों में से एक है, और सोडियम की जो हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा जो होती है वो रक्त के प्लाज्मा में होती है। इसके अलावा सोडियम की कुछ अल्प मात्रा जो होती है वो हमारी अस्थियों में भी होती है। अब देख लेते हैं कि सोडियम प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो सोडियम होता है उसका सबसे मुख्य स्रोत जो है वो साधारण नमक होता है। जो आपने देखा है वो जो पहले जो मोटे दानेदार जो नमक आता था, अब तो आयोडीन युक्त नमक आता है अधिकतर, वो नमक हम यूज करते हैं, लेकिन पहले जो है वो मोटा सिंपल सा नमक आता था, कंकड़ी जैसा, कंकड़ के जैसा, तो वो साधारण नमक कहलाता है। सबसे ज़्यादा सोडियम की जो मात्रा होती है वो साधारण नमक में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मात्रा पनीर, दूध, छेना, ताज़ी हरी सब्जियां, और जो अंकुरित अनाज होते हैं, अंकुरित अनाज तो आप समझते होंगे ना, जिसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, जैसे कि चने वगैरह है। हम उसको रात को भिगो के रख दें, फिर उसके बाद उसे साफ़ सूती कपड़े में हल्का गीला करके उसको लपेट दें, तो उसके अगले दिन उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, वो जमने लग जाते हैं, तो वही अंकुरित अनाज कहलाता है। तो ऐसे ही अंकुरित अनाजों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सबसे मेन स्रोत जो है वो इसका सिंपल नमक है, मतलब साधारण नमक। ये जो समुद्र का जो खारा पानी होता है, कई जगह उसको क्या करते हैं कि खेतों में मेड़ टाइप की बना लेते हैं, जो जहाँ वो सागर का जो पानी होता है खेतों में जब जाता है तो उसको रोक देते हैं। वहाँ रोकने से क्या होता है, जब गर्मी धूप निकलती है तो वो पानी तोड़ जाता है बाष्प बन के, फिर वहाँ ज़मीन पे वो नमक रह जाता है। तो इस तरह से कई जगह नमक की खेती भी की जाती है। तो यही जो नमक इकट्ठा हो जाता है, वही नमक में सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। अब आ जाता है सोडियम के कार्य। सोडियम का सबसे पहला कार्य है कि ये हमारे शरीर में जो है वो अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है। ये जो है कि ना ही तो रक्त को अधिक अम्लीय होने देता है और ना ही उसको अधिक क्षारीय होने देता है। दूसरा है इसका, ये हमारे हृदय की धड़कन की गति को सामान्य रखने में भी सोडियम महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे आपने देखा जो हमारा जो हार्ट है वो 80/120 का रेशो रहता है, कि 120 पर वो जो है वो दाब अंदर की ओर लेता है, अंदर की ओर प्रेशर लेता है, और 80 के प्रेशर के द्वारा वो जो ऑक्सीजन है या हवा है वो बाहर छोड़ता है। तो 120 के अंदर लेता है और 80 के द्वारा बाहर छोड़ता है। ये जो दाव है अगर कम होता है, अगर ये प्रेशर कम होता है, तभी हमारे शरीर में जो है वो ब्लड प्रेशर हाई या लो की शिकायत होने लग जाती है। तो ये जो सोडियम है वो हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने। तो इस तरह से जो सोडियम का मुख्य कार्य है क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को
नियमित रखना या कंट्रोल में रखना। तीसरा है इसका, शरीर में उपस्थित जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है। ये जो सोडियम क्या कार्य करता है, अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो सोडियम हमारे शरीर से उस पानी को पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। अगला है इसमें, नाड़ियों की उत्तेजनशीलता को समान बनाए रखने के लिए भी इसकी औसत उपस्थिति जरूरी है। सोडियम जो हमारा है वो नाड़ी संस्थान की संवेदनशीलता को भी नियमित रखता है। अगला है इसमें, मांसपेशियों के संकुचन में भी ये आवश्यक होता है। जैसे हमारी जो मांसपेशियाँ सिकुड़ती और फैलती हैं ना, मांसपेशियों में ये संकुचन और प्रसारण के लिए भी जरूरी होता है। जो हमारी मांसपेशियों में फैलाव और सिकुड़न होती है वो उसको ये नियमित रखता है। इससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ, अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ स्थिर हो जाती हैं, मतलब अकड़ सी जाती हैं। आपने देखा है ना, हाथ कभी कभी हाथ यूँ रहे तो हाथ हम सीधा करते हैं तो कभी कभी एकदम से सीधा नहीं हो पाता, एकदम अकड़ सा जाता है। तो ये मांसपेशियाँ जो है स्थिर टाइप की हो जाती हैं अगर सोडियम की कमी हो जाए। जैसे हम फास्ट वगैरह रखते हैं तो व्रत वगैरह रखते हैं तो उसमें नमक नहीं खाते हैं। नमक नहीं खाने के कारण क्या होता है, शाम तक आप देखिए, सुबह से आपने व्रत रखा है, फास्ट रखा है, तो शाम तक आपके शरीर में क्या है, अकड़न जैसी होने लग जाती है, जैसे हाथ पैर अकड़ से जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है, वो सोडियम की कमी के कारण होता है। अगला है इसमें कि ये शरीर के समस्त अंगों को, सारे अंगों को क्रियाशील बनाए रखने में भी काफ़ी मदद करता है। तो ये तो हो गए सोडियम के कार्य। अब देख लेते हैं कि सोडियम की कमी या अधिकता से क्या प्रभाव पड़ते हैं। वैसे हमारे शरीर में सोडियम की कमी नहीं होती है, क्योंकि हम जब नमक खाते हैं तो उससे हमारे सोडियम की पूर्ति हो जाती है। और सोडियम की अधिकता अगर हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होता है कि इसके दुष्प्रभाव आते हैं, जैसे शरीर में सूजन आ जाती है। अगर इसकी अधिक मात्रा हो जाए तो प्रोटीन की कमी भी हो जाती है। और अगर सोडियम की अधिक मात्रा अगर हमारे शरीर में एकत्र हो जाए तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप की संभावना हो जाती है, या अति रुधिर तनाव, जिसे हाइपरटेंशन नामक रोग कहते हैं, ये भी हो जाता है। और व्यक्ति को अन्य तरह की परेशानियां भी होने लग जाती हैं। अन्य तरह की परेशानियां जैसे कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि और विकास सही से नहीं हो पाता है। तो ये तो रहा हमारा सोडियम पूरा हो गया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।